नमस्कार दोस्तों, रामानुज एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानने वाले हैं ग्रहों की गति के केपलर के नियम। यहाँ पे दो इमेज देखिए, एक इमेज में है टाइको ब्रे और एक इमेज में है जोहान्स केपलर। टाइको ब्रे एक खगोलविद थे। बहुत सारे उन्होंने खगोलीय परीक्षण किए, ठीक है। और वही खगोलीय परीक्षणों के आधार पर जोहान्स केपलर ने सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए हैं, जिन्हें हम कहते हैं ग्रहों की गति के केपलर के नियम। और इस वीडियो में वन बाय वन वो तीनों नियम को डिस्कस करेंगे और विस्तार पूर्वक उसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है केपलर का प्रथम नियम, तो इसे समझिए। केपलर के प्रथम नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य उस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर होता है, ठीक है। देखिए यहां पर समझिए, ये है दीर्घवृत्त, ठीक है। ये क्या है? दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त, ठीक है। देखिए दीर्घवृत्त क्या होता है समझिए। आप वृत्त जानते होंगे कि वृत्त में क्या होता है, एक सिर्फ सेंटर होता है, केंद्र होता है वृत्त में, बीच में केंद्र होता है वृत्त का। लेकिन यहाँ पे बात किया गया है दीर्घवृत्त के बारे में कि दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त में एक केंद्र होता है और दो फोकस होता है इसका, ठीक है। दीर्घवृत्त में क्या होता है? दो फोकस होता है। क्लियर? ये समझ में आ गया। दीर्घवृत्त में दो फोकस होता है और वो पूरा सीधा गोल नहीं होता है, ठीक है, वो इस तरीका का होता है। तो इसमें जो दीर्घवृत्त है उसमें दो फोकस होता है। अब यहाँ पे केपलर ने क्या बता रहे हैं कि जो ग्रह है, ठीक है, वो सूर्य के क्या करेगा? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पे दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ग्रह जो है चक्कर लगाएगा, इस तरीका से लगाएगा। और दो फोकस होता है दीर्घवृत्त में, तो जो सूर्य होगा ये दो फोकस में से कोई एक फोकस के पास होगा और ग्रह जो है इसके चारों ओर क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। पहला नियम यही है, ठीक है, कि जो ग्रह होगा वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, ठीक है। तो ये जो है दीर्घवृत्त है, ठीक है। तो दीर्घवृत्त में दो फोकस होता है, फोकस एक ए रहा, एक फोकस ए रहा। और उन्होंने आगे बोला कि जो सूर्य होगा, ये देखिए सूर्य है, ठीक है, सूर्य जो होगा वो किन्हीं एक फोकस पर होगा। एक फोकस पर क्या है? सूर्य है, जो आपको पीला कलर का दिख रहा है वो सूर्य है, ठीक है। तो ये प्रथम नियम है, आपको समझ में आया होगा। अब समझिए केपलर का द्वितीय नियम, ठीक है। तो केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य तथा ग्रहों को जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसे समझिए। देखिए क्या है कि यहाँ पे क्या है, सूर्य है और ग्रह क्या कर रहा है? एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में इसको चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर बताया गया कि समान समय में क्या करेगा? समान क्षेत्रफल तय करेगा। सपोज हमारा जो है ग्रह यहाँ पे है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। क्लियर? तो यहाँ पे जो ए से बी जो है, ग्रह ए से बी जाने में समय लगा रहा है, सपोज 5 आवर लगा रहा है, ठीक है, 5 घंटे लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम सी, इसको मान लेते हैं हम डी। तो ए से बी जाने में ग्रह को लग रहा है 5 घंटे लग रहे हैं, सी से डी जाने में भी 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा नियम केपलर का कहता है कि जितना जितना क्षेत्रफल यहाँ पर 5 घंटा में ए से बी जाने में तय किया है, उतना ही क्षेत्रफल यहाँ पर भी तय किया है, ठीक है, सी से डी जाने में, ठीक है। अब क्लियर समझ में आ गया होगा। इसीलिए कह रहे हैं समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है ग्रह, ठीक है। जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ग्रह चक्कर लगा रहा है, वही ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। यहाँ से अगर हम सूर्य के यहाँ से अगर मापे, एक लाइन ले, त्रिकोणीय क्षेत्रफल देखे, तो यहाँ पे क्या होगा? जितना यहाँ क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ भी 5 आवर में हम क्या कर रहे हैं? माप कर रहे हैं क्षेत्रफल का। यहाँ भी 5 आवर में यानी 5 घंटे में माप कर रहे हैं इस क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे अगर हम इस क्षेत्रफल को ए दे दें, ये ए क्षेत्रफल है, ए बी क्षेत्रफल है, तो ए और बी क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जितना क्षेत्रफल यहाँ पर होगा वही क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 5 घंटा में इतना क्षेत्रफल हुआ है और 5 घंटा में ई भी इतना क्षेत्रफल हुआ है। उसी तरह यहाँ भी देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक ग्रह अगर यहाँ पे है, तो
यहाँ पे देख मान के चलता हूँ, ग्रह यहाँ पे ए बिंदु पर है और यहाँ पे बी बिंदु पे है, यहाँ पे सी बिंदु पर है, यहाँ पे डी बिंदु पर है। ठीक है, तो जितना अगर इसमें 10 घंटा अगर लगा लूँ कि 10 घंटे यहाँ से यहाँ तक लग रहा है, सपोज मान लेता हूँ कि 10 घंटे में वो ए से बी जा रहा है, यहाँ सी से डी भी 10 घंटे में इधर भी देखते हैं, तो जितना एरिया इधर होगा उतना ही एरिया इधर होगा, क्योंकि समान समय में समान क्षेत्रफल वो तय करती है ग्रह। तो यहाँ पर जितना एरिया ए हो जाएगा उतना ही एरिया ए हो जाएगा, यही दूसरा नियम है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में कंसेप्ट आ गया होगा। अब जो है देखेंगे केपलर का तीसरा नियम, तृतीय नियम क्या है। ठीक है, तो केपलर के तृतीय नियम के अनुसार ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने पर उनके आवर्तकाल का वर्ग, ठीक है, और अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसे समझिए, ये क्या है, ये दीर्घ वृत्त है, तो दीर्घ वृत्त में ये जो होता है आप देख रहे हैं, दीर्घ वृत्त में ये है आपका लघु अक्ष और ये है दीर्घ अक्ष। ठीक है, ये है दीर्घ अक्ष और ये पूरा दीर्घ अक्ष है, तो इसको हम कर देंगे आधा, तो ये हो गया अर्ध दीर्घ अक्ष। पूरा अक्ष को यहां से लेकर यहां तक का नाम है क्या, दीर्घ अक्ष, तो उसका अगर आधा कर देंगे तो हो जाएगा अर्ध दीर्घ अक्ष यानी ये। और तीसरा नियम के अनुसार क्या बोल रहे हैं कि देखिए ये यहां से अगर सपोज यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ग्रह है, यहां से वो चलना चालू करेगा ग्रह, और यहां से चलते 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 जितना समय में यहाँ पर पहुंचेगा उसे कहते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड। जितना समय एक चक्कर लगाने में वो लगाएगा कोई भी ग्रह, ठीक है, उसका वर्ग कर देंगे, उसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर। अगर सपोज टी टाइम लगा रहा है यहां से शुरुआत से लेकर वहां वापस आने में, तो अगर टी टाइम लगा रहा है तो उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, और वो समानुपाती किसका होता है, तो अर्ध दीर्घ अक्ष यानी जो दीर्घ अक्ष है उसका आधा, यहां से लेकर यहां तक जो अर्ध दीर्घ अक्ष है इसका होगा। तो अर्ध दीर्घ अक्ष यहां से यहां तक अक्ष को मान लिया हम ए है। ठीक है, तो यहां पर ए का क्या होगा, घन होगा, क्यूब होगा, ए का क्या होगा, क्यूब होगा। क्लियर, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ग्रह, ठीक है, जो जिस कक्षा में घूर रहा है अर्ध वृत्ताकार कक्षा में, उसको एक चक्कर पूरा करने में जितना भी समय लगता है यानी उसे आवर्तकाल कहते हैं, यानी टी से उसको क्या करेंगे डिनोट करेंगे, उसका वर्ग समानुपाती किसका होगा, तो अर्ध दीर्घ अक्ष का क्या होगा, घन होगा। ठीक है, घन होता है टी स्क्वायर, यानी आवर्तकाल समानुपाती किसका होगा, तो अर्ध दीर्घ अक्ष के घन का। ठीक है, यही बताए थे केपलर और बोले थे ये तीसरा नियम है। ठीक है, अब यहां पर समझिए, यहां पर भी वही किए हैं, टी स्क्वायर यानी आवर्तकाल टाइम एक चक्कर लगाने में, और अर्ध दीर्घ अक्ष के क्या हो गया, घन हो गया। ठीक है, और इसको हटाएंगे समानुपाती को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बराबर का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे अगर समानुपाती हटाते हैं और बराबर कर देंगे, यहाँ पर एक के हो जाएगा, और के का मान क्या है, यहाँ पे के है केपलर नियतांक। ठीक है, केपलर नियतांक, और टी ग्रहों का आवर्तकाल, ये आपको पता ही है अर्ध दीर्घ अक्ष है वो। ठीक है, होप आपको ये क्लियर कंसेप्ट समझ में आया होगा केपलर के नियम। इस वीडियो में इतना ही है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। यदि इस वीडियो का आपको पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, रामानुज एकेडमी सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, और वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।